नमस्कार बच्चों। हिंदी कक्षा में मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में आपने बचपन पाठ को पढ़ा, उसके प्रश्न अभ्यास आपने किए। मुझे उम्मीद है आपने घर पे इसकी अच्छे से रीडिंग की होगी, पठन कार्य किया होगा। आज हम लोग इस कक्षा में एक नए पाठ के साथ उपस्थित हैं और इस पाठ का नाम है नादान दोस्त। ये एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर पाठ शुरू करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो सबसे पहले धनपत राय से प्रेमचंद बनने की कहानी जान लेते हैं। पहले प्रेमचंद धनपत राय नाम से ही लिखते थे और उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते थे। उर्दू में इनकी एक कहानी का संग्रह छपा, सोजे वतन। और इस कहानी संग्रह में उस समय भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने सोजे वतन में अंग्रेज़ों के खिलाफ जनता को जागृत करने के लिए तमाम कहानियाँ लिखी और उस कहानियों का असर जनता पर खूब पड़ने लगा और जनता जागरूक होकर के विद्रोह करने लगी सरकार के खिलाफ। तो सरकार ने जब उस कहानी और उस पुस्तक को पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा और चूँकि ये सरकारी विभाग में उसमें नौकरी कर रहे थे, ये एडुकेशन इंस्पेक्टर थे, प्रेमचंद जी एडुकेशन इंस्पेक्टर थे, तो इनको बुलाया गया और कहा गया कि आप ये कहानी अगर सरकार के खिलाफ आप लिखेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और जेल भी आपको हो जाएगी। तो प्रेमचंद जी ने कहा ठीक है, मैं कहानियाँ नहीं लिखूंगा। इस तरह से उन्होंने एक एफिडेविट बना करके, एक शपथ पत्र दे करके दिया कि अब मैं कहानियाँ और इस तरह के सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखूंगा। लेकिन चूंकि एक लेखक थे और इनकी लेखक की जो लेखनी थी वो बहुत ही प्रभावशाली थी, तो इन्होंने क्या किया कि अपना नाम जो है, लिखने का नाम बदल दिया और धनपत राय की जगह पर ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। तो प्रेमचंद इनका पेन नेम हुआ और फिर उन्होंने प्रेमचंद नाम से बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास लिखे। कहानियाँ जो है मानसरोवर नाम की पुस्तक में 8 भागों में संग्रहित है। इसके अलावा अगर उपन्यासों की बात करें हम तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि हैं। इन्होंने हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो अगर हिंदी में हम कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम कहानी की बात करते हैं कि हिंदी में आपको कहानियाँ पढ़नी है तो प्रेमचंद का नाम लिए बिना हम कहानी की बात को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको आगे आने वाली हिंदी कक्षाओं में प्रेमचंद की तमाम कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी। लगभग हर एक कक्षा में प्रेमचंद की कहानी पढ़ने को मिलेगी। तो आज की कहानी नादान दोस्त, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कहानी में। नादान दोस्त। नादान दोस्त का मतलब, नादान का मतलब होता है जिसके पास समझ ना हो, और दोस्त मतलब दोस्त, तो नासमझ दोस्त भी कह सकते हैं। ऐसा दोस्त जिसके पास समझ नहीं है। तो यहाँ पर दरअसल दो भाई बहन की कहानी है, केशव और श्यामा, और उनमें एक तीसरा पात्र है, एक चिड़िया और उसकी पत्नी चिड़ा। चिड़ा और चिड़िया की कहानी है। तो कहानी देखते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस का मतलब वही जो पोर्च होता है, छत के बाहर निकला हुआ हिस्सा। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो सुबह जैसे उठते थे वो लोग, नींद से पहला काम था चिड़िया को और चिड़ा को देखना। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दोनों को बहुत मजा मिलता था, बहुत इंटरेस्ट आता था। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। उस समय नाश्ते में उन्हें दूध और जलेबी मिला करती थी। तो दूध और जलेबी हालांकि उनकी प्रिय वस्तु थी खाने के लिए, लेकिन उसकी भी सुध का मतलब उसका भी ख्याल ना रहना, उसका भी पता ना रहना।
शुद्ध नहीं रहती थी। तो शुद्ध है कि यहाँ पे नया शब्द है, आप जान लें। शुद्ध मतलब होता है जिसका ख्याल ना रखना या ध्यान ना रहना। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। कैसे सवाल उठते थे? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। ये तमाम तरह के सवाल जो है श्यामा और केशव के मन में आते थे। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? पर का मतलब यहाँ पे है पंख। एक पर का मतलब आप जानते हैं, पर मतलब ऑन, जैसे मेज पर, कुर्सी पर, छत पर। और इस पर का मतलब होता है पंख यानी विंग्स। तो बच्चों के पर यानी पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। लेकिन ये सारे जो सवाल उनके मन में थे, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं था। घर में 2 सदस्य देखे आके क्या कहते हैं, ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो अम्मा और बाबूजी उनके मम्मी पापा हैं, उनको दोनों लोगों को कोई फुर्सत का मतलब खाली समय नहीं था। अम्मा घर के काम धंधे करती थी और जो बाबूजी हैं वो पढ़ना लिखने का काम करते थे, यानी वो नौकरी करते थे। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तसल्ली का मतलब होता है एक दूसरे को सांत्वना देना, एक दूसरे को अपनी बातों से सेटिस्फाई कर देना कि हाँ भाई ऐसा ही होगा। तो भाई बोलता तो बहन उसके जवाब में कुछ बोलती, तो तसल्ली देना ही होता है। ठीक है, जितने भी नए शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को आप अलग से लिखते हुए चले, जिससे आप आगे इसका अच्छे से प्रयोग कर पाए। ठीक है। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे जैसे अंडे से निकलेंगे फुर्र से मतलब एकदम तेजी से, हालांकि जल्दी पंख फैला के उड़ जाएंगे। फुर्र से उड़ने का जो भाव है आप इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए आपकी छत पर कोई चिड़िया बैठी हो, ठीक है, और आप उसको चुपके से पकड़ने के लिए जाएं, बहुत धीरे धीरे एकदम पास से पहुंचते हैं और उसको पता नहीं चलता। अचानक से जब आपकी आहट उसको सुनाई देती है तो अचानक से वो एकदम जल्दी से उड़ के भागती है, तो उसी को कहते हैं फुर्र से उड़ना। ठीक है। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो वो अपने विद्वान भाव से, मतलब बहुत जानकारी के भाव से कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, बोलता कि रे पगली, पहले पर निकलेंगे, पहले पंख निकलेंगे, बगैर परों के यानी बिना पंख के, बगैर मतलब बिना, विदाउट, बिना पंख के बेचारे कैसे उड़ेंगे, यानी दोनों कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, उसकी माँ जो है वो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। पेचीदा मतलब कठिन, बहुत मुश्किल जो होगा उसको पेचीदा शब्द भी कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब, जो बहुत मुश्किल सवाल था, उसका जवाब केशव के पास नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। तो दोनों की जो जिज्ञासा थी वो दिन दिन बढ़ रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि उनके मन में शांति आ गई थी, नहीं, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। गुजरना मतलब बीतना। तो दिन बीत रहे थे। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर शब्द का मतलब होता है धीरज खो देना। धीर मतलब धीरज, और मतलब नहीं, तो धीरज ना होना यानी इम्पेशेंट होना। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। उन्होंने अनुमान लगाया, ऐसा गेस किया कि बच्चे अब निकल आए होंगे। कुछ 4-5 दिन बीत गया है, बच्चे निकल आए होंगे, और उन बच्चों को खाने को क्या मिलेगा। चारा शब्द यहाँ पे जो आया है, चारा मतलब बच्चों के खाने का दाना। तो सवाल वो खड़ा हुआ कि अब कैसे वो लोग खा रहे होंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों के पेट भरे। उनके मन में सवाल आया कि चिड़िया जो है वो बेचारी है, कहाँ से इतना दाना चुन के लाएगी और उन बच्चों का पेट भर पाएगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। यहाँ पे गरीब का मतलब पुअर से नहीं है, गरीब का मतलब धन पैसे से पुअर नहीं, गरीब का मतलब बेचारे। तो चू चू करके मर जाएंगे क्योंकि खाना नहीं मिलेगा। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों को बड़ी घबराहट हो रही थी कि ये मुसीबत अगर नहीं टली तो बेचारे बच्चे मर जाएंगे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा दाना रख देंगे कार्निस पर, जिससे बच्चे खा लिया करेंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा ना। तो बोलती है अपने भाई से कि चिड़िया तब तो कहीं उड़कर जाएगी भी नहीं, यहीं पे रहेगी, उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा उड़कर। नहीं, तब क्यों जाएगी। केशव कहता, फिर क्यों जाएगी, अगर दाना उसको यहीं पे मिल जाएगा तो फिर क्यों जाएगी वो। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। श्यामा फिर पूछती है कि भैया क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी।
केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। केशव का ध्यान जो है इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था कि बच्चों को धूप भी लगती होगी। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। तो केशव फिर बोलता, हाँ जरूर तकलीफ हो रही है, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे और ऊपर तो छाया भी नहीं है, धूप आती होगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो उन लोगों ने यह निर्णय लिया, यह फैसला किया, निर्णय मतलब फैसला, डिसीजन, कि अब उनके घोंसले के ऊपर एक छत बना देनी चाहिए और पानी का एक प्याला वहां रख देना चाहिए और थोड़ा चावल रख देना चाहिए। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव शब्द का मतलब यहाँ पे प्रपोजल और स्वीकृत का मतलब एक्सेप्टेंस। तो यही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ कि वहां पर छत बनाई जाएगी और चावल और पानी का प्याली रख दी जाएगी। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। दोनों, श्यामा और केशव, दोनों बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट से। कोई बर्डन नहीं था। ऐसा नहीं कि जैसे घर में आप, अगर घर में कुछ काम आपको सौंप दिया जाता है मम्मी के द्वारा या पापा के द्वारा और आपकी करने की इच्छा ना हो तो आप बड़े अनमने ढंग से करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई दबाव नहीं था उनको ये काम करने का, पूरा इंटरेस्ट था, मन से कर रहे थे। श्यामा माँ की आंख चुराकर मटके से चावल निकाल लाई। आंख चुराकर मुहावरा है यहाँ पे, आंख बचाकर मुहावरा है, मतलब आंखों से बच करके, उससे छुप करके चावल निकाल लाई। मटका, उस अभी आपके घर में तो चावल रखने के लिए टीन का या स्टील का कुछ बर्तन होगा। पहले जमाने में मटके, मिट्टी के मटके में ही चावल या अनाज रखे जाते थे, तो इसलिए मटका बोला यहाँ पे। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो उनके यहाँ एक पत्थर की प्याली थी जिसमें तेल रखा जाता था, तो उसका तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसको पानी रखने के लिए प्रयोग में केशव लेकर के आया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? तो ऊपर जो छत बनाई जाएगी उसका कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों का कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ कैसे खड़ी कैसे होंगी? चांदी का मतलब वो एक्चुअली जो घोंसला है उसके ऊपर वो टेंट बनाना चाह रहे हैं, तो टेंट के लिए ऊपर जो कपड़ा है उसे चांदनी यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे दो समस्या है, तो चांदनी का कपड़ा पहले कहाँ से मिलेगा पहला, और दूसरा वो जो चांदनी का कपड़ा है उसके लिए तो लगाने के लिए छड़ी मतलब रॉड्स की जरूरत पड़ेगी बांधने के लिए, तो कैसे रोकेंगी? केशव बड़ी देर इसी उधेड़बुन में रहा। उधेड़बुन मतलब इसी सोच विचार में रहा, इसी उहापोह में रहा, इसी कश्मकश में रहा कि कैसे इस बात को सॉल्व किया जाए। आखिरकार उसने इस मुश्किल भी हल कर दी। यह मुश्किल जो थी वो भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लिया, अम्मा जी को मत दिखाना। तो श्यामा से बोलता, जो कूड़ा फेंकने की टोकरी उसको उठा ला, लेकिन मम्मी को मत बताना। श्यामा, वह तो बीच से फटी है, उसमें से धूप ना जाएगी? तो श्यामा अपना प्रश्न करती है कि तो बीच से फटी हुई, उससे तो धूप जाएगी। केशव ने झुझलाकर कहा, झुझलाकर मतलब एकदम गुस्से में, थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर के, तू टोकरी ला तो मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। वो बोलती, टोकरी तो तुम लेकर के आ, मैं उसका जो सुराग है उसको बंद करने की कोई हिकमत मतलब कोई तरीका, कोई जुगाड़ मैं जरूर निकालूंगा। हिकमत शब्द यहाँ पे इसका मतलब होता है तरीका या प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। अगला, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा और तब धूप कैसे जाएगी? तो उसने क्या किया, जो टोकरी में सुराख था उसमें कागज ठूंस दिया और उसको एक टहनी से टिका करके खड़ा कर दिया और कहा, श्यामा को दिखा के बोलने लगा, देख कैसे इसमें अब धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। श्यामा ने सोचा कि भैया कितने चालाक हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, इनको सब आता है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। ठीक है, तो गर्मी का दिन था और लेकिन बच्चों की आंखों में नींद लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? तो उनके आंखों में नींद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आज उन्हें प्लानिंग करनी थी उसकी सारी, जो अंडे थे, अंडों को और चिड़िया के घोंसले को सुरक्षित करने के लिए, तो नींद नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। तो अम्मा जी सोए और फिर बच्चे जाकर के अपना काम करें, इसलिए वो सोने का बहाना कर रहे थे। दम रोके आंख बंद किए मतलब वही सोने का बहाना करना।
ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सेटकनी खोलकर बाहर निकल गए। तो जैसे उनको लगा कि अम्मा सो गई हैं, सेटकनी मतलब लैच जो जिससे दरवाजा बंद होता है, खोल करके बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत मतलब सिक्योरिटी। तो अंडों की जो सिक्योरिटी है उसकी सुरक्षा के लिए तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो क्या हुआ कि पहले तो स्टूल ले आया, लेकिन तब भी कॉर्नर्स पर जब वो नहीं पहुंचा तो नहाने की चौकी जिस पर लोग बैठ के नहाते थे उसको भी उठा ला करके और दोनों को जोड़ करके और फिर चढ़ने का प्रयास करने लगा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों बराबर ना होने के कारण जिस तरफ दबाव पाता जरा सा हिल जाता था। तो चूंकि चौकी नीचे छोटी थी और जो स्टूल था उसके ऊपर वो थोड़ा बड़ा था, तो पूरा प्रॉपरली सारे पैर उसके उस पर चौकी पर पड़ नहीं रहे थे, तो जहां भी दबाव पड़ता थोड़ा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। मतलब जब ये स्टूल हिल जाता था तो केशव को बड़ी तकलीफ होती थी, डर लगता था कहीं गिर ना जाए। दोनों हाथों से कार्निस पकड़े और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। तो श्यामा पर दोष लगाते हुए कि अच्छे से पकड़ नहीं तो मारूंगा उतर करके। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। जैसे केशव ऊपर कार्निस पे सब कुछ करने के लिए तैयार था, वैसे श्यामा का भी मन कर रहा था वो भी देख ले। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। बार बार उसका जो अटेंशन है उधर चला जाता और उसका जो हाथ है पकड़ है वो ढीली हो जाती। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसलों पर उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? अब यहाँ पे देखिए शब्द जो है कै बच्चे हैं भैया, ये वहाँ के उत्तर प्रदेश की ये रीजनल टंग है हिंदी की, बोली जिसको बोल सकते हैं डायलेक्ट, उस तरह से बोल रही है। कितने बच्चे हैं, कै बच्चे हैं भैया मतलब कितने बच्चे हैं। तो केशव जैसे कारण से हाथ रखा और चिड़िया उड़ गई तो उसने क्या देखा कि वहां पर 3 अंडे हैं और अंडे जो है ऐसे तिनकों पर, घास फूस के तिनकों पर ही रखे हुए हैं, कोई घोंसला नहीं जैसा उसने पेड़ों पर देखा था। इस पर क्या नाम है, श्यामा पूछती है कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तो बोलता है कि इसमें 3 अंडे हैं लेकिन अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो श्यामा फिर बोलती कि हमको भी दिखा दो कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो कहती चिथड़े लेकर के, कपड़े के पुराने कपड़े के टुकड़े लेकर के, जिसको चिथड़ा बोलते हैं, उसको मैं अंडों के नीचे बिछा देता हूँ। बेचारे अंडे बड़े ही ऐसे तिनकों पे पड़े हैं जो उसके लिए कष्टदायी हो रहे होंगे, ऐसा केशव सोचता है। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। श्यामा दौड़कर गई और टुकड़ा धोती फाड़ करके ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई। तो कपड़ा लेकर के उसकी तह मतलब फोल्ड करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तिनकों पर बिछाया और अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा फिर कहती, भैया हमको भी दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दो। फिर वो टोकरी जिससे उन्होंने छत बनाई थी उसको उसने मांगी छत बनाने के लिए। श्यामा ने टोकरी नीचे थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ मैं भी देखूं। बोलती, तुम उतर आओ और मैं देखना चाहती हूँ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। केशव फिर बोलता है कि अब जा तू दाना और पानी की जो प्याली हमने बनाई थी उसको लेकर के आ, तो मैं आऊंगा तो दिखा दूंगा तुझे। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मतलब धीरे से, एकदम स्लोली, तो धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो श्यामा फिर गिड़गिड़ा के एकदम रिक्वेस्ट भाव में, भैया हमको प्लीज हमको भी दिखा दो। केशव, तू गिर पड़ेगी। तो केशव फिर बोलता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती है, ना गिरूंगी भैया,
तुम नीचे से पकड़े रहना। तो बोलती मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी और कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो यहाँ पर केशव अपनी सफाई देता है कि अगर तू गिर गई तो मम्मी मेरी चटनी बना देंगी, मतलब बहुत मारेंगी। चटनी बनाने का मतलब बहुत मारेंगी, और ऊपर से कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। और तू देख करके भी क्या करेगी, जब बच्चे आ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो हम उसे पालेंगे। और अभी अंडे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि जो दोनों चिड़िया हैं बार बार कार्निस पर आए और बिना बैठे चली जाए। तो केशव को लगा शायद ये हम लोगों के डर की वजह से यहाँ पे नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ने क्या किया, स्टूल उठाया और स्टूल को उठा करके जहां पे था वहां रख दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज इस पार्ट को ही खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका दूसरा पार्ट करेंगे और देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी इस पार्ट को घर पे वापस पढ़ना है। मैंने देखा कि काफ़ी लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी नहीं थी, तो आप घर पे लाउड रीडिंग करें, बोल बोल करके पढ़ें। और जो जो वर्ड आपको नहीं बोलना आ रहा है उसको चाहे तो आप अंडरलाइन कर लें और अपने जो भी पढ़ना जानता हो उससे पूछें। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो पेज 16 तक हमने खत्म कर लिया है, 17 से लेकर आगे फिर खोलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।